न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे के लिए रवाना हो गए। मोदी शाम तक जापान पहुंचेंगे। पीएम का यह दौरा 5 दिन का होगा। पीएम की इस यात्रा में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। मोदी सबसे पहले जापान के क्योटो शहर पहुंचेंगे। यहां जापानी प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर खुद मोदी का स्वागत करेंगे। रात में उन्हें भोज भी देंगे। दोनों संयुक्त रूप से एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक भी जाएंगे। इसके बाद कल मोदी टोक्यो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर जापान जा रहे हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। मोदी देश में बुलेट ट्रेन के संचालन पर भी बातचीत करेंगे। इस दौरे में US-2 विमान खरीद जैसे सामरिक रिश्ते बढ़ाने और नाभिकीय सहयोग समझौते पर भी बातचीत होगी। पीएम भारत के कई शहरों को जापान की तरह विकसित करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत जापान के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते 2 बार जापान जा भी चुके हैं। मोदी की जापानी पीएम शिंजो अबे से पुरानी दोस्ती है। शिंजो अबे जब भारत आए थे तो मोदी ने उनसे दिल्ली आकर मुलाकात की थी। पीएम के जापान दौरे के वक्त सरकार का कामकाज गृह मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे। इस संबंध में कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों को चिट्ठी भेज दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर से गृह मंत्रालय का सुझाव खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नगा शांति वार्ता की बातचीत के लिए अजित लाल के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन पीएमओ ने आर रवि के नाम पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर चुप्पी तोड़ी है। पाक उच्चायुक्त की कश्मीर अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश ने बातचीत का मजाक बनाना चाहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगी रिश्ते बनाने की कोशिश जारी रहेगी। सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी फ्लैग मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से नागरिक ठिकानों पर की जा रही फायरिंग का मुद्दा उठाया। शुक्रवार को 3.5 घंटे तक चली फ्लैग मीटिंग में दोनों देशों के 14 अफसर शामिल थे। मीटिंग में बीएसएफ के अधिकारी पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर गए, लेकिन पाक अधिकारियों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अफसरों ने मिठाई को अगली मीटिंग में लेने की बात कही। पाकिस्तान से 15 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकवादी राजस्थान की सीमा से देश में दाखिल हुए। बम बनाने और हथियार चलाने में एक्सपर्ट ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राजस्थान एटीएस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आईजी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में आतंकियों के घुसने की आशंका जाहिर की गई है और उसे देखते हुए अहम जगहों और संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का सुझाव दिया गया है। 28 अगस्त को भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है कि आतंकी विस्फोटक सामग्री बनाने, AK-47 जैसी बंदूक चलाने में माहिर है। एटीएस ने चेतावनी दी है कि ये आतंकी ट्रक, बस, कार या फिर किसी दूसरी गाड़ी में विस्फोटक लगाकर धमाके कर सकते हैं। दिल्ली में बहुमत से दूर खड़ी बीजेपी अब सीक्रेट वोटिंग के जरिए सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है। बीजेपी की नई रणनीति अनुच्छेद 175 और 86 के अंतर्गत दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही दिल्ली के एनसीटी एक्ट और सेक्शन 9 पर आधारित है। इन प्रावधानों के आधार पर उपराज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिसके बाद नेता सदन के अंतर्गत दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही दिल्ली के एनसीटी एक्ट और सेक्शन 9 पर आधारित है। इन प्रावधानों के आधार पर उपराज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिसके बाद नेता सदन के चयन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें सीक्रेट बैलेट तरीके से वोटिंग कर नेता चुना जाएगा। वहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री भी होगा। इस तरीके से बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकने वाले कांग्रेस और आपके विधायकों की पहचान छुपी रहेगी। राज्यपाल का ये कदम विधायकों को दल बदल कानून से भी बचाने में कारगर साबित होगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। परी चौक के पास तेज रफ्तार वैगनआर कार अचानक पलट गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। मेरे ख्याल से तो खत्म ही हो गए होंगे सारे। कितने लोग बैठे रहते और कितने लोग रोड पार कर रहे थे? एक बच्चा था, 4 आदमी थे। बच्चा तो ठीक ठाक, रोड भी तो कोई पार कर रहे थे। हाँ, रोड 3 आदमी पार कर रहे थे, वो खत्म हो गए, उनमें टक्कर। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। रात करीब 10:30 बजे कार सवार लोग अपने रिश्तेदार से मिलकर नोएडा लौट रहे थे। उसी वक्त दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत के काम में जुट गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को फौरन अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के सिर में गंभीर चोट है। हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को खबर देने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई।
दिल्ली में देर रात भी सड़क पर एक कार स्वाहा हो गई। सफदरजंग इलाके में देखते देखते कार को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। कार में सवार लोग मौका रहते ही बाहर निकल गए। रात करीब 10:30 बजे फिएट पालियो कार में अचानक चिंगारी उठी और जब तक कार सवार कुछ समझ पाते आग की लपटें बढ़ने लगी। कार सवार फौरन बाहर निकले और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची कार जलकर खाक हो चुकी। पूरी दिल्ली के मंडावली इलाके में 7वीं क्लास की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया। आरोप है कि बच्ची को पढ़ाने वाले टीचर ने उसके साथ रेप किया। रेप के बाद बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश भी की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जॉनसन नाम का आरोपी टीचर बच्ची को उसके घर पढ़ाने जाता था। वारदात के दिन घर के सभी लोग बाहर गए थे। आरोपी टीचर ने इसी का फायदा उठाकर लड़की से बलात्कार किया, जिसके बाद डरी सहमी लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। घर वालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मंडावली थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़ित को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। दिल्ली के महरौली में मंदिर के पुजारी पर 2 बच्चियों से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंदिर के पुजारी ने जन्माष्टमी के दिन दोनों बच्चियों से रेप को अंजाम दिया। आरोप है कि 70 साल के आरोपी पुजारी ने 7 और 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्चियों के बयान पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दिल्ली के महरौली में लूट के दौरान 55 साल के बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद बदमाशों ने बिजनेसमैन गिरीश अग्रवाल की कार से लाखों कैश और लैपटॉप लूट लिया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बिजनेसमैन गिरीश अग्रवाल वसंत कुंज के अपने दुकान से लौट रहे थे। महरौली के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और गोली चला दी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में मजाक करने पर 3 दोस्तों ने मिलकर एक लड़के को चाकू मार दिया। लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पवन नाम का लड़का अपने जानने वाले मोहनीश और अनित शर्मा से बात कर रहा था। मजाक के बीच में मोहनीश और अनित ने अपने दोस्त रविशंकर के साथ मिलकर पवन को चाकू मार दिया। कानपुर के बिधोनी इलाके में जमीन विवाद को लेकर सुशील नाम के शख्स को गोली मार दी गई। इसके बाद आरोपियों ने सुशील पर चाकुओं से कई बार किए। दिल्ली के रोहनी इलाके में 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आवारा कुत्तों ने 3 साल के एक मासूम को बुरी तरह से काट लिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नंदनगरी के A1 ब्लॉक में रहने वाले ज्ञान सिंह की बेटी आस्का की हालत गंभीर है। इलाके के लोगों का आरोप है कि एलसीडी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हुआ। ये आवारा कुत्ते इसी तरह सड़कों पर खौफ बनकर घूमते हैं। यूपी के रामपुर में करीब 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने करम भूमि एक्सप्रेस में जमकर लूटपाट की। लुटेरों ने करीब 1 घंटे तक लूटपाट मचाई। लूटपाट के बाद बदमाश भाग निकले। ट्रेन जब शाहजहांपुर पहुंची तो मुसाफिरों ने हंगामा शुरू कर दिया। रामपुर और बरेली के बीच बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुसाफिरों का आरोप है कि ट्रेन में सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। हंगामा कर रहे मुसाफिरों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। अयोध्या में मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट से जुड़े गंगा भवन मंदिर के महंत विजय रामदास की हत्या कर दी गई है। महंत विजय रामदास की लाश मंदिर परिसर में उनके कमरे में पाई गई। महंत विजय रामदास के शव के पास कुल्हाड़ी मिली है। आशंका जताई जा रही है किसी कुल्हाड़ी से हत्या की गई। महंत के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गहरी चोट के निशान मिले। पुलिस की विशेष टीम मामले की जांच में जुटी है। महंत विजय रामदास मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और बचपन से ही महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य बनकर अयोध्या में बस गए थे। बाद में महंत नृत्य गोपाल दास ने ही उन्हें गंगा भवन मंदिर का महंत बनाया था। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। शूटर तारा शाहदेव केस के लिए झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार तारा शाहदेव के मामले को लेकर गंभीरता में है। रंजीत और पर रकीबुल और तारा शाहदेव मामले में निकाह पढ़ने वाले काजी का बड़ा बयान सामने आया। दोनों का निकाह कराने वाले काजी ने कहा कि निकाह के वक्त तारा को लाने में देरी हुई थी और जब तारा आई तो वो निकाह के लिए राजी नहीं दिख रही थी। बच्ची तो आवाज बोली 3 बार, उसको मैं भी सुना हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रही से मैं इंटरव्यू भी नहीं किया। दोनों का निकाह पढ़ाने वाले काजी ने जब रंजीत से उसके धर्म परिवर्तन का सबूत मांगा तो वो नहीं दे पाए। इसके बाद काजी ने निकाह का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। कागज लोग सर्टिफिकेट मांगा तो कोहली मैंने हमको मैरिज सर्टिफिकेट, हम बोले आप मुझे कागज दीजिए परिवर्तन का, मैं भी बना दूंगा।
इससे पहले आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल हसन को रांची सेशन कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने रंजीत को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने रंजीत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस रंजीत का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन आने के संकेत मिलने लगे हैं। मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7% रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया है। अन्ना ने कहा कि 28 अगस्त को अनशन के 3 साल बीत चुके, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को संसद ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन 8 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने टिकट की चाहत रखने वालों के बीच से सही उम्मीदवार के चुनाव को लेकर पार्टी के सामने 12 पॉइंट की चेकलिस्ट रखी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इस लिस्ट के मुताबिक 2 बार से ज्यादा हार चुके उम्मीदवार, 20,000 से ज्यादा वोटों से हार चुके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार और जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवार को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। राहुल के चेक पॉइंट की लिस्ट के मुताबिक पुराने कांग्रेसियों को टिकट देने के साथ ही टिकट बांटने में जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। बाहरी की बजाय स्थानीय उम्मीदवार के साथ महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सोनिया और राहुल गांधी अगले महीने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सोनिया राहुल का नाम नहीं है। मणिपुर के राज्यपाल विनोद कुमार दुग्गल ने इस्तीफा दे दिया है। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद से यूपीए सरकार की ओर से नियुक्त राज्यपालों में इस्तीफा देने वाले दुग्गल 9वें राज्यपाल हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी से गठबंधन किया है। अम्बाला में मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन से लोगों में उत्साह है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में वो अच्छी सीटों से जीत हासिल करेंगे। हम दोनों ने फैसला किया कि मिलकर लड़ेंगे चुनाव। फैसले से लोगों में उत्साह है और अच्छा माहौल पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम अच्छी सीटें जीत के आएंगे। सभी भारतीयों के हिंदू होने का बयान देने के बाद अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू नहीं बल्कि हिंदी कहा था। I did not say Hindu, Hindu. I used the word Hindi. I had said it outside the parliament also. इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को हिंदू कहने में कुछ भी गलत नहीं है। विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नजमा हेपतुल्ला की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संविधान के पहले आर्टिकल के मुताबिक हमारा देश भारत है, इस लिहाज से यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, न कि हिंदू। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी नजमा हेपतुल्ला के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री बने रहने के लिए वो ऐसे बयानों का इस्तेमाल कर रही हैं जो पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का महिला के शरीर को मंदिर बताने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हर्षवर्धन की आलोचना हो रही है। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि महिला का शरीर मंदिर है जो देश के भविष्य के लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार सिविल सर्विसेज एग्जाम में सामान्य वर्ग के अधिकतम उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 32 से घटाकर 26 साल करने जा रही है। उम्र सीमा में यह बदलाव 2015 से लागू होगा। इसकी वजह से प्रतिभागियों के लिए कम मौके रह जाएंगे। नए प्रावधान के मुताबिक दूसरे वर्ग की उम्र सीमा में भी कटौती की गई है। ओबीसी के लिए अधिकतम 28 और एसटी के लिए 29 साल उम्र सीमा तय की गई है। एग्जाम में बैठने के लिए जनरल को अधिकतम 3 मौके मिलेंगे, जबकि ओबीसी को 5 और SC/ST स्टूडेंट को 6 मौके मिलेंगे। सहारनपुर में बीजेपी चुनाव दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों को ओर से जमकर कुर्सियां चली। महिला कार्यकर्ता भी इस जंग में पीछे नहीं रही और उन्होंने भी जमकर कुर्सियां चलाई।
ये सारा हंगामा सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल और विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार राजीव गुंबर के समर्थकों के बीच हुआ। राघव लखनपाल के समर्थक गुंबर को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार राजीव गुंबर के समर्थकों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के शहपरी सांसद राघव लखनपाल के समर्थकों ने राजीव गुंबर का विरोध किया। राघव समर्थकों ने वाजपेयी के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को काले झंडे भी दिखाए गए। कहा जा रहा है कि काले झंडे दिखाने वाले कार्यकर्ता राघव लखनपाल के समर्थक थे, जो गुंबर को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के छात्र संगठन ने बीएसएनएल दफ्तर के सामने जमकर हंगामा किया। हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस ने नोकझोंक के बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। भगवान गणेश को लेकर फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के विवादित ट्वीट पर हंगामा शुरू हो गया। रामगोपाल वर्मा ने माफी तो मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा सड़क पर दिखने लगा है। इस मामले को लेकर रामगोपाल वर्मा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। वहीं बीएसपी ने रामगोपाल वर्मा का कड़ा विरोध किया है। गणेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने गणेश भगवान को लेकर विवादित ट्वीट किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि जो खुद का सिर कटने से नहीं बचा पाया, वो दूसरों के सिर को कैसे बचाएगा। रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, मैं भगवान गणेश के भक्तों से जानना चाहूंगा कि इतने सालों से वे लोग पूजा कर रहे हैं, उनके कौन कौन से दुख दूर हुए। एक और ट्वीट करके रामगोपाल वर्मा ने लिखा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि गणेश आज के दिन पैदा हुए थे या फिर आज के दिन उनके पिता ने उनका सिर काटा था। हालांकि बाद में रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट करके माफी मांगी। मुंबई में बप्पा का आगमन हो चुका है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी बप्पा के दर पर पहुंची। एक्टर विवेक ओबेरॉय भी अपने घर गणपति को लेकर आए। गणेश गली में गणेश चतुर्थी के मौके पर खास रौनक देखी जा रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। नासिक में ट्रेन के डिब्बे में गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई। गोदावरी एक्सप्रेस से जाने वाला हर यात्री 10 दिनों तक ट्रेन में ही सफर के दौरान बप्पा की पूजा करता है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे राज यादव आज लाल बत्ती लगी गाड़ी में मेरठ पहुंचे। राज मेरठ सर्किट हाउस तक लाल बत्ती लगी गाड़ी से आए और उद्यान विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। मंत्री के बेटे के कार में आने की खबर मिलते ही मीडिया भी सर्किट हाउस पहुंच गया। मीडिया कर्मियों के आते ही कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे राज ने लाल बत्ती लगी गाड़ी में आने के लिए माफी मांगी और रिक्शे पर बैठकर निकल ली। नोएडा में अपनी मौत का नाटक रचने वाले आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने चंद्रमोहन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस ने चंद्रमोहन की प्रेमिका प्रीति को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रीति पर सबूत नष्ट करने और साजिश में चंद्रमोहन की मदद करने का आरोप है। यूपी सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराध से निपटने के लिए कमर कस ली है। हर जिले में अब महिला अपराध से जुड़े मामलों के निपटारों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। यूपी के करीब 2000 सिपाहियों को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दिल्ली में ई रिक्शे चलेंगे या नहीं, इस पर हाईकोर्ट 9 सितंबर को फैसला सुनाएगा। तब ई रिक्शों पर बैन तब तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की एक जज पर यौन उत्पीड़न की कोशिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की बनाई जांच कमेटी पर भी रोक लगा दी है। यह जांच कमेटी 8 अगस्त को बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर अश्लील साइट्स को लेकर सख्ती दिखाई है। देश भर में बच्चों के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा कि कोर्ट के आदेश के पालन के लिए क्या किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने सेक्स रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया।